नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो 20 दिसंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के जो 5 एमपीस हैं जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके सामने रखी। इस डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट में जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ाने की बात की गई है और वहीं कश्मीर संभाग की में 1 सीट बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा 7 जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है इसमें। इसी डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी। बल्ला साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बल्ला साहब, आपका जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है? डिलिमिटेशन कमीशन समाचार पत्रों के माध्यम से और ऐसे रिलायबल सोर्सेज से कई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ऑफिशियल वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि हम कोई एसोसिएट मेंबर यहाँ पे नहीं थे, हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिनके साथ उन्होंने शेयर यहाँ पे की। हम एक जनरल, जिस ढंग से जनरल पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ें आती हैं और जब पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें आएंगी, एक एक चीज़ का लफ्ज़ पे लफ्ज़ हम उसका संज्ञान यहाँ पे लेंगे। पूरी पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, मंथन करेगी। लेकिन ये सवाल तो समय भाजपा के सामने खड़ा होता है कि जम्मू ज़िले को मिला क्या? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी क्या कोई यहाँ पे कोई सीट बढ़ा पाए? लेकिन 6 बनी, एक कहीं पे बनी, वो उसका पूरे पैरामीटर्स क्या थे? क्या जो मोदी साहब ने कमिटमेंट की थी कि पॉपुलेशन के लिहाज से हिली टेरेन को देखते ही यहाँ पे किया गया, किस बुनियाद पे यहाँ पे किया गया, और उस बुनियाद पे जब ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा तो उसके बाद इस पर टिप्पणी यहाँ पे की जा सकती है। हवाओं में तो बातें करना वो ठीक यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो एक नेशनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी ने अपना अपना रिएक्शन यहाँ पे दिया। ये नेशनल पार्टी होने के नाते एक एक चीज़ को बड़ा बारीकी से देखा जाएगा और फिर जब पब्लिक डोमेन पे आएगा हम अपनी राय भी यहाँ पे रखेंगे। जहाँ पे अच्छे कदम उठाए होंगे वहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पे नहीं होगा कड़ा डट के विरोध करेंगे। तो बल्ला साहब, अभी यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट समिट हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से हमारे रिसोर्सेज को तबाह करने का काम किया, अब भाजपा को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। कल तक जो बोलते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, नौजवानों के रोज़गार की पूरी गारंटी देते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन्होंने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, मैं उसमें कोई इनकार नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन नौजवानों के कास्ट पे क्या शर्तें उन लोगों ने रखी, पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं आया। और क्या शर्तें नौजवानों को, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सांबा में राजीव गांधी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना था, सब बाहर से लोग आए थे। 99 ईयर्स की लीज थी, ये तो परमानेंट ही बेच रहे हैं। चिनाब टेक्सटाइल तो उससे पहले था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाले लोग वो यहाँ पे थे। तो आज जो उस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि जब अगर किसी ने हॉस्पिटल भी खोल रहा है तो कितने एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को देंगे। अगर डॉक्टर कॉलेज खोलेगा उसके बीच में पालो या दूसरे कोई फैसिलिटी होगी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देगा? तो उसमें अब एक खामोशी यहाँ पे है। MOU साइन करना, वाह वाह लूटनी पूरे हिंदुस्तान में बताने के लिए हमने ये भाई एग्जीक्यूशन का तो इंतज़ार करें। अपोलो वाला पहले दिन तो आया नहीं, दूसरे दिन उसको कराया गया किसी ना किसी ढंग से करो। उसके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना तो ये सरकार का यहाँ पे काम बनता है। और मैं समझता हूँ हमारे रिसोर्सेज जिस ढंग से ख़त्म किए जा रहे हैं, हमारा आज भी वही स्टैंड है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमारी प्रॉपर्टी की हो जाए, हमारे नौजवानों के रोज़गार की प्रोटेक्शन की यहाँ पे हो जाए। आप लद्दाख में एक एग्जांपल देख लीजिए कि लद्दाख को यूटी दे के पहले भाजपा वाह वाह लूटती रही, लेकिन जब उसमें विद्रोह हुआ, लद्दाख और करगिल बंद हो गया, टाइम फीस हो गई भाजपा की। वहाँ भी कहते थे कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। फिर अपनी रियासतों में हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश का हो, अपने लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन देके भी 95% 90% लोकल लोगों को रोज़गार दे। तो जम्मू कश्मीर को यह अखाड़ा बना कर रख दिया भाजपा ने। हम इसका कि जिस ढंग से हमारे नौजवानों को बेरोज़गारी हाथ में लगी, ताकत तो इन लोगों ने सत्ता तक इनको भाजपा को पहुंचाया, लेकिन जिस ढंग से बेरोज़गारी की 24% से भी ज़्यादा होगा, वो अपने आप में मसाला कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी युवा विरोधी। ये दिखाने की बात नहीं, ये सामने आंकड़े दिखाई देते हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, इतना परसेंटेज होगा। और ये फिर किसी ना किसी ढंग से झूठ बोल के, जैसे सदन में मेट्रो चला लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी भी नहीं मरा, सब झूठ। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हेड को भी नहीं छोड़ते, जनाब 50,000 नौकरियां देंगे, वो भी झूठ।
रिंग रोड का अभी तक पता नहीं, हमारे अफसर कहते हैं जनाब 90% कंप्लीट होगी। तो ये किसको ये गुमराह कर रहे हैं? मैं समझता लोग बेसब्री से इंतजार है भाई। भाजपा ने अगर सब कुछ अच्छा यहाँ पे किया है तो चुनाव की घोषणा से डरते क्यों है? क्यों डिलिमिटेशन का सहारा यहाँ पे ले रहे हैं? आज जो लोग जो भी होगा वो लोगों के सामने यहाँ पे आएगा। तो हर लिहाज से जब भी डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा, चाहे रियल एस्टेट के इशू को लेके हम ज़रूर अपनी टिप्पणी ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें लोकल लोगों के रोज़गार की चिंता यहाँ पे है। जिस ढंग से आए दिन कभी बैंक में एंट्री करवा दी, कभी किसी जगह पे आ गई, तो मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय हमारे रिसोर्सेज नहीं है। और अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड का कहीं पे भी कोई राइडर नहीं, जितनी मर्जी जहाँ से जो मर्जी ले ले, फ्री ऑफ ऑल करने की कोशिश है। तो हम संज्ञान ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सामने पूरी चीज़ें आएंगी तो हम ज़रूर अपना रिएक्शन भी दिखाएंगे। बल्ला साहब, अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसको इतना खतरा अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से नहीं होता जितनी अपनी पार्टी के लीडरों से होता है। ऐसा पॉलिटिक्स में माना जाता है। तो इस टाइम कांग्रेस पार्टी का ऐसा माना जा रहा है, मतलब लोगों के बीच में ऐसी बात है और मीडिया में भी ये बात है कि कांग्रेस पार्टी के दो गुट हैं। एक गुट गुलाम अहमद मीर जी का है, दूसरा गुलाम नबी आज़ाद का है। तो गुलाम नबी आज़ाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि कभी भी किसी टाइम पे भी अपनी नई पॉलिटिकल आउटफिट शुरू कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? लोगों की अपनी असेसमेंट है। कांग्रेस एकजुट है और एकजुट के माध्यम से ही लड़ेगी। और आपने राहुल गांधी जी के मंच में भी देखा, साबले गुट है। भाजपा के कितने गुट है? उनके मंत्री बोलते हैं कि हमारे ही नेता झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। अब उनकी स्थिति देखो, हमें किसी के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमारा हाउस इन ऑर्डर है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए वो कदम उठाए जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे दो गुट है। सब लोग सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद को लेकर नारे बुलंद करते हैं। और सोनिया गांधी जी ने जिसको जो जिम्मेवारी सौंपी है, इनडायरेक्टली हम सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। बाला साहब, पंजाब में भी ये देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लास्ट मोमेंट तक यही कहते रहे कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल आउटफिट को लॉन्च किया। उनका याद है, जब तक पार्टी को अंदरूनी था, जब एमएलए ने विद्रोह कहीं किसी ना किसी बुनियाद पे किया होगा, उसकी टिप्पणी तो नेशनल लीडरशिप दे सकती है। उन्होंने जो भी फैसला किया सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे किया कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी, एमएलए की एक्सपेक्टेशन, उसके बाद ये कदम उठाया गया। बड़ा साहब, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन फिर ये इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ये बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? जनाब, वो बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर टर्न्ड पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी क्या मजबूरी रही होगी? 25 आदमी ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। एमएलए और 3 मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है कि उनको दूसरे लोगों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। ये दिखाता है कि उनकी ग्राउंड जो है वो नीचे नीचे ज़मीन खिसकती चली जा रही है। तब भी बाहर के ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन को लेके कि कहीं पे तूफान खड़ा कर दें, लेकिन लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जितने मर्जी तूफान करें। भाजपा की जो जन विरोधी नीति है उसको आम वोटर्स की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जिस ढंग से हिमाचल ने करके दिखाया, आईना दिखा दिया, जम्मू कश्मीर के लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि महंगाई के मार को झेलते हुए इन लोगों ने जो अपनी नीति यहाँ पे अपनाई है उसका विरोध करने के लिए। मैं समझता हूँ जो लोग इनके साथ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते होंगे कि वाकई ही रियासत का दर्जा छीन के इन लोगों ने सही कदम किया। लोग उनको भी उसी नज़र से देखें, बचने वाले वो भी नहीं हैं। लोगों में जो गुस्सा कि रियासत का दर्जा छीन के बाद जो हमारे लोगों को अपमानित किया गया, एक ही डोगरा प्रदेश हमारा था, अब उसकी भी आइडेंटिटी हम लोगों को बतानी पड़ेगी। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में पहुंच गई, उसके बाद भी अगर ये लोग अपने उन लोगों को जाके उन लोगों का दामन थामते हैं जो ऑलरेडी ही लोगों के टारगेट में यहाँ पे है कि इन लोगों ने जन विरोधी नीतियां अपनाई। यूटी हमारी डिमांड नहीं थी, यूटी दे दिया। डोमिसाइल लेना हमारी मांग नहीं थी, डोमिसाइल दे दिया। रेफ्यूजियों को गुमराह करते 30 लाख देना था, 5.5 लाख दे दिया। अब जो लोग वापस शामिल हुए वो रेफ्यूजियों के सामने क्या जवाब देंगे कि भाजपा ने, मोदी ने 30 लाख रुपए देना था, हम उसके दामन में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 5.5 लाख दिया। तो रेफ्यूजियों के साथ भी इन्होंने पीठ के पीछे छुरा घोपा है जो लोग नेता गए हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर रेफ्यूजियों को 5.5 लाख सीमित कर दिया तो आप खुद अंदाज़ा लगा दिए कि कहाँ पे इन लोगों का ये सब कश्मीरी पंडितों की वापसी पैकेज, कहाँ पे वो पैकेज। हर एक सेक्टर के लोग, आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर बर्बाद होकर आ गया। कोई कोरोना के बाद कोई ऐसा फाइनेंशियल पैकेज नहीं है कि इनको ऊपर उठा सके। आज कहीं पे भी नौजवानों के लिए नए साधन यहाँ पे दिखाया। अब तो ये 3 साल तो सरकार से बाहर हो गए। तो आप आज तो डायरेक्ट यूटी पे कंट्रोल है,
जो बोलते थे कि कल तक परिंदा भी पार नहीं मारेगा, अब ये जो शामिल हुए हैं लोगों के साथ वो जवाबदेही होंगे कि टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला कैसे जारी हो गया, ड्रोन का सिलसिला क्यों पहले तो नहीं था। आज बैलून भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हर चीज़ को लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जम्मू शहर में या बाकी जगह पे सिर्फ स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा के अपने आप को खुश कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी होगी। अब जब जिस ढंग से होगा, ये जुमलों की बरसात करते हैं, 2031 में बर्फ़ पड़ेगी, सदन में मेट्रो दौड़ेगी, इसी ढंग से कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, पैसा लगता कितना, कितने पैसे वापस जाते हैं, ये भी चर्चा का विषय है। बल्ला साहब, आपको क्या लगता है अगर इस साल के अंत में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट्स लेगी? कांग्रेस मेजॉरिटी लेके आएगी, ये लोगों का भी सोच है। आपने देखा जिस ढंग से हिमाचल में बताया, उन्हीं की सरकार थी और उन्हीं की सरकार में सारी सीटा लोगों ने फैसला बना दिया भाई भाजपा को अगर अल्टरनेटिव कहीं भी दिखाई देता है लोगों को तो वो कांग्रेस दिखाई देती है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जिस ढंग से महंगाई की मार के माध्यम से लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं। भाजपा को कौन यहाँ पे अल्टरनेटिव है जम्मू में? इस ढंग से यहाँ से जो सीटें लेके गए और सीटें लेते हुए किस ढंग से उन्होंने अपने ही लोगों को जिस ढंग से टैक्स के माध्यम से हो, टोल प्लाजा लगाने के माध्यम से हो, लोगों को परेशानी के आलम में झोंक दिया। आज लोग चुप करके वेट कर रहे हैं कि कब बैलेट यहाँ पे आए, वो भी बैलेट का इस्तेमाल कर दे। आज विपक्ष का बोलबाला है और मोदी साहब ने जो माफ़ी मांग के शुरुआत की किसानों के सिलसिले में, 700 लोगों ने शहादत दे दी, एक भी मौत पे उन्होंने शहादत में अफसोस जाहिर नहीं किया। लेकिन विपक्ष था, किसानों का आंदोलन था, जिनकी एकजुट होकर उनको तरह तरह के नाम भी दिए गए, लेकिन उसके आगे घुटने टेकने पड़े। सिर्फ नंबर गेम पे पार्लियामेंट में हो सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे इनका कहीं पे भी बकार यहाँ पे मैं समझता हूँ नहीं है। आपने देखा होगा किसानों को फिर जब जायज़ मांगना मानी जाए तो गाड़ियों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया। वो विपक्ष था, प्रियंका गांधी थी जिसने नेतृत्व संभाला और उस मंत्री के बेटे को आज हवालात के अंदर है। तो विपक्ष का क्या रोल है ये भाजपा को भी समझ गई। आज विपक्ष मजबूत होगा और होता दिखाई देगा। तो ये थे रमन बल्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट, जिनसे हमने खास मुलाकात की। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।